गांव में जब घर बनते थे, घर का सूत्र सिद्धांत सबके लिए एक था, मगर डिजाइन सबका अपना अलग था। क्योंकि उस समय वास्तु की जानकारी हर एक को थी कि वास्तु किस लिए चाहिए, वो जानकारी तो हर एक को थी, मगर उनके कामों को लेकर के उनके घर का डिजाइन था। अब जैसे जुलाहा है, हाँ शालायना, तो उसका घर कैसे होना चाहिए ये तो वही जानता था, दूसरा उसके बारे में कैसे जानेगा। तो वो समय के जितने घर थे अपने पास में, वो एक घर भी थे, वो एक कार्यशाला भी थे, वो वर्कशॉप भी थे, वो दुकान भी थी, वो एक पाठशाला भी थी, वो एक म्यूजियम भी होता था। सीखने वाला भी वहीं सीखता था और उसका घर ही उसका वर्कशॉप था, घर का आंगन ही उसका वर्कशॉप था। हर एक का घर उसका वर्कशॉप अपना। कहीं अलग से शेड वर्ड डाल करके ये लोग अपना कुछ नहीं करते थे। सुनार का घर रहे भले ही, वो उसका वर्कशॉप है, या फिर जुलाहे का घर रहे या कुम्हार का घर रहे, वो वर्कशॉप। और उसमें उनका अपना सब कुछ, वो दुकान भी थी, वहीं से सब लेना देना भी सब चलता था। वो एक घर भी था, वो एक म्यूजियम भी था। काफी पुरानी डिजाइनिंग की चीजें वो लोग अपने पास में रखते थे, किताबें बताबे वो ये सारा कुछ वो अपने पास अपने हिसाब का रख ही लेते थे। तो अब जैसे जुलाहों के मकान है, जुलाहा जहाँ काम करता है बैठ करके, इसको काम की जगह पे हमेशा रोशनी रहना है। तो वो पूर्व और पश्चिम के हिसाब से जब घर बनाता था अपना, तो दोनों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां रहती थी, ताकि उसके काम करने की जगह पे हमेशा, चाहे सूरज पूरब में रहे पश्चिम में रहे, वहां मात्र रोशनी रहना। और जैसे अब कुंबियों के मकान है, खेती करने वालों के मकान है, तो उनके घर यहाँ जैसे देखने में आए मेरे को, इतने बड़े बड़े घर थे और इतना बड़ा फाटक होता था कि उनके जानवर बैलगाड़ी वगैरह सब उसके अंदर आ जाते। अंदर ही धान्य रखने की सारी चीजें व्यवस्थित रहती, पशु बांधने से लेकर के सारी चीजें भीतर ही उनके होता था। वो सब एक परिवार ही था, समझो। सबके लिए अलग अलग जगह नहीं थी, अलग अलग कोठे नहीं थे, कुछ नहीं, सब उसी के अंदर। यहाँ के बहुत सारे गांव में ऐसे घर है अभी भी कि बैलगाड़ी सीधा अंदर ही चले जाती है। और घरों के अंदर ही कई लोगों के पातरा है, पेव बोलते हैं हिंदी में यहाँ पे, तो पेव पातरा, जो अनाज रखने के लिए जमीन के अंदर बनाए हुए होते हैं। वो जमीन देख करके कई बार घर के आंगनों में बने हुए देखे हम लोग, कई बार तो गांव के बाहर बनाए हुए हैं। अब ये जैसे यहाँ कई गांव हैं, नाले के किनारे बनाए हुए हैं पातरा, घास से का भूमि रोपड़ भी जमीन के अंदर, ऊपर से एक 2-3 फीट का एक गोलाई लेकर के चलता है, और अंदर पूरा बहुत गहरा चले जाता है, चौड़ा, जिसमें 400 कुंटल 500 कुंटल अनाज आता है। और उसमें डाल देने के बाद में वो 2 साल के बाद में 3 साल के बाद में भी वो निकाला जा सकता है, खराब नहीं होता है उसके अंदर अनाज। कई गांव का तो ऐसा सुनने में आता है कि गांव जल गया, लोग दूसरी जगह गांव बसा भी लिए, तो उनको याद आया कि अरे भाई वहां अपना अनाज रखने की जगह थी, उसमें अनाज होगा, तो उसके ऊपर झाड़ भी हो गए थे, मगर जाकर के खोद करके निकाले तो उसमें से अनाज निकाल के वो लोग खा लिए। 3-4 साल के बाद भी वो अनाज उसमें बहुत सुरक्षित रहता था अनाज। मगर उसकी खास बात ये थी कि उसमें पानी नहीं आता था। वो जो बनाते थे, कुछ जमीन ऐसी देखते थे, और फिर उसका बनाने का ढंग ऐसा था कि कितनी ही बारिश हो जाए उसके अंदर पानी नहीं आता, उसमें अनाज सड़ता नहीं। तो ये खास किस्म का उनकी पद्धति रही है। उसके बारे में काफी जानकारी ली है कि ये कैसे बनते थे, कि ताकि उसमें पानी भी नहीं आता है, बाकी सारे कुओं में पानी ऊपर तक आ जाता है। या कई जगह पातरा नदियों के किनारे बनाए हुए हैं, बहुत जगह पर तो नदियों के किनारे बनाए, पुन्नारी में नदियों की नाले के किनारे किनारे है, और चांदा ही पूरा एक नाले के नदी के किनारे है, वहां बहुत बड़े बड़े पातरा है। तो लोगों के व्यक्तिगत भी होते थे, गांव का भी पातरा रहता था, या एक बहुत बड़ा बना ली जिसमें बहुत सारे लोग अनाज ला के डाल देते थे पातरा में, तो उस तरह के। और घरों में अब जिसका जैसे है कि यहाँ बहुत सारे घरों में हम लोग देखें कि 1 साल से लेकर के 22 साल तक का घी, इमली, चावल, कोई आता था 9 साल पुरानी इमली चाहिए तो निकाल के दे, 22 साल पुराना घी चाहिए तो निकाल, 22 साल 21 साल 20 साल 19 18 ऐसा लाइन से होता था उनके घरों में घी पूरा। घी बदबू आता है? नहीं,
उसको सुरक्षित रखते थे, क्योंकि दवाइयों के काम के लिए होना पड़ता था कि 16 साल पुराना घी चाहिए, 16 साल पुराना चावल चाहिए। तो ये सब काफ़ी कुर्मियों के घर में काफ़ी इसको सुरक्षित रखा जाता था। वहाँ के जैसे अचार रखने के लिए है, और घी, और ये चावल वावल, ये इमली या गुड़ भी रखते थे। 20-20 साल पुराना गुड़ चाहिए लोगों को। तो ये सारी चीज़ें बड़ा सुरक्षित रखते थे मिट्टी के पात्रों में, मिट्टी के बर्तन में लाख लगा करके उसमें भर करके। कुछ चीज़ों को ज़मीन में गाड़ के रखते थे, कुछ चीज़ों को अटकू मिला बेटू, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अटकू को, तो उसमें रखते थे। और हाँ, घर के बीच में काफ़ी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें होती थी, कई बार 1 गज की 1.5 गज की दीवार होती थी। उसी के बीच में कमरे होते थे जिसमें अचार और घी रखा जाता था। अचार उसमें खराब नहीं होता था कभी, घी भी उसमें खराब नहीं होता था। अनाज बहुत भांति भांति से सुरक्षित रखा जाता था, और वो कई कई सालों के लिए भी रखते थे। तो वो जो लोग है कि अब जिसका जैसा काम है उस हिसाब से वो अपना घर बनवा लेता था। कुम्हार का घर है तो कुम्हार की मट्टी कहाँ पड़ी रहेगी, कहाँ काम करेगा, कहाँ चाक चले, कहाँ काम, और कहाँ भट्टी लगेगी उसकी, तो वो सब घर के भीतर ही भीतर होता था। हालांकि घास की झोपड़ियाँ थी, वो झोपड़ियों के बीच में भी कुम्हार लोग अपनी भट्टियां लगा लेते, उसमें से आग बाहर नहीं जाती है। कुम्हार लोगों को अपने आप में बहुत विश्वास है कि आग हमारे वश में रहती है, आग को वश में करना वो लोग जानते हैं। उनकी भट्टी में से आग कभी बाहर नहीं निकलती। अब देखो मैं बताता हूँ, यहाँ कभी भट्टी लगेगी, वहाँ घास का ढेर है देखो बाजू में ही, उसके साथ ही वो बड़ी ही भट्टी लगा लेंगे। वो घास वास तो जल जाना ना, पर नहीं जाता, कभी नहीं जाता। वो लोग बड़े निश्चित होकर के लगा लेते हैं, कुछ नहीं, मिट्टी को ऐसे हवा में फेंकते हैं, उड़ाते हैं, और मिट्टी कैसे नीचे आ रही है, धूल उसकी, उसको देख के अंदाजा लगाते हैं कि आज वायु का क्या दबाव है, कब तूफान आ जाएगा, कब हवा चल जाएगी। तो उससे अंदाजा लगा के वो लोग भट्टी लगा लेते हैं। गांव के अंदर घर में आवे लगते हैं। तो मिट्टी ऐसे हवा में उछाल करके वायु का दबाव देखते हैं वो लोग कि आज कैसा वातावरण रहेगा, भट्टी लगाने समय तक कैसी हवा लगाना या नहीं लगाना, उस हिसाब से लोग लगाते हैं। और कितना ही तूफान आंदो, उनकी भट्टी में से आग बाहर नहीं जाती। तो ये पूरा उनको एक पद्धति मालूम। ऐसे ही चर्मकारों के भी अपने घर, उनके अपने डिजाइन के, कहाँ कैसे होना है। तो कई सारी चीज़ें, अब जैसे कुम्हारों की है, तो ये कुछ भट्टियाँ तो व्यक्तिगत होती है, कुछ भट्टियाँ सामूहिक होती है। ऐसे ही हर कारीगर का अपना सब कुछ था, व्यक्तिगत भी कुछ होता था, कुछ सामूहिक भी होता था। अब जैसे कागज बनाने वाला है, कुछ तो वो अपने से पल्प बना देता है, कुछ सामूहिक रूप से मिलके बनाते। कुम्हार भी कुछ भट्टी अपने से लगा देता है, कुछ सामूहिक रूप की जो भट्टियां हैं, बहुत थोड़ा काम है तो वो उसी में लगाता है, अपने हिसाब का ईंधन दे करके वो उसमें लगा देता है भट्टी। तो ऐसी भी भट्टियां वगैरह सब बना करके रखते हैं, समझो, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों काम के। अनाज रखने का पात्रा व्यक्तिगत भी रहा, सामूहिक भी रहा। जवारी डालने के लिए वाड़कुंटना हाइब्रिड जवारी आने के बाद कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है उसको। हाइब्रिड जब अनाज हो गया है उसके बाद अब कोई भी नहीं डाल रहा उसके अंदर, नहीं रुकता भी नहीं, वो बेच ही डालने के लिए होता है, रखने के लिए होता भी नहीं है पूरा। तो जब रखने के लिए होता तो ये पात्रा वितरा बहुत जबरदस्त चीज रही है, क्योंकि उसमें चोरी का भय नहीं, आग का भय नहीं। उसमें जो अनाज डालने की जो पद्धति थी वो कैसे थी कि अनाज डालने की पद्धति, तो सबका अनाज हो जाता तो उसको जब खोला जाता, खोलने के बाद उसको कई घंटे खुला रखते थे। उसमें पहले एक दिया उतारते थे, दिया अगर जल रहा है तो उसके बाद फिर मुर्गी अंदर उतारते थे। मुर्गी अगर उसके अंदर घूम फिर रही है तो उसके बाद फिर आदमी उतरता था। उसको खोलते, अगर उसमें उतर जाएगा तो मर जाएगा। इसलिए उसके अंदर पूरा, उसके अंदर का गैस वगैरह सब निकलने के बाद में जब लगता है कि अब मुर्गी भी जी रही है अंदर, तो उसके बाद ही आदमी उसके अंदर उतरता था। मगर उसके डालने के अपने संप्रदाय थे, पद्धतियाँ थी, वो जाति में कौन आदमी कैसे रहना है वहाँ पे, क्योंकि पात्र लेशे ट्यालकु जोनू मादगुल चालक भूमिका। उसमें जब उसमें अनाज डाला जाता तो चर्मकार जो रहते थे वो लोग ही वो सब देखभाल करते थे उसका।
तो वो जब अनाज डालने के पहले वो अंदर की सफाई देख करके करा करके सब व्यवस्थित करके वो निकल के आने के बाद अपना दुपट्ट वो लोग पकड़ते, दोनों मियाँ बीवी। हर बैलगाड़ी में से अनाज उसमें भरना है और उसके ऊपर से नीचे गिरना है, और वो जो अनाज होता है वो उनका। तो हर बैलगाड़ी का वो अनाज ऐसे लेते थे, और अंदर पूरा अनाज डालने के बाद में वो अंदर उतर के सबकी लकीरा डाल के हर एक का हिसाब लिख करके कि किसका कितना है उसी में लिख डालते थे। लिख करके वो फिर जितनी गठरी बांध सकता है उतना बांध करके वो बाहर निकलता था। वो भी अनाज उसका ही होता, वो फिर उसको बंद कर डालते थे, जब खोलना है तो उसके अपना एक समय कायम करते थे सारे लोग, वो उसको फिर पद्धति से खोलते थे, और उस दिन लेना है फिर बंद कर दिया तो फिर कई महीनों के बाद उसको खोला जाता था। तो ज़्यादातर जो नया अनाज है वो उसी साल नहीं खाते थे लोग, वो सुरक्षित रख लेते थे, क्योंकि अगले साल का वातावरण देखने के बाद ही उसको खाना है। पुराना लोग खाते रहते थे। धान को रखने के लिए तो धान के घास से ही बहुत मोटी रस्सी बना करके उसमें ही रखा जाता था, उसमें लपेट के, उसमें भरते हुए लपेट करके पूरा एक सूप के जैसा बना देते थे जिसमें पानी नहीं आता था। धान उसके अंदर बड़ा सुरक्षित। तो उस समय घर बनाने वाला हर कारीगर अपने हिसाब का घर बनवाता था कि मेरे क्या काम है, उस काम के हिसाब से मेरे को कितनी क्या जगह चाहिए। कोई दूसरा उसका डिजाइन नहीं करता था। उस समय ये कारीगर अपना घर का डिजाइन वास्तुकार को देता था कि मेरा घर ऐसे होना चाहिए। आज सब कारागिरियां बंद हो गई, किसी को मालूम नहीं कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, किसी को नहीं पता है कि मेरा घर मेरे को कैसा चाहिए। कोई बोलता है कि तुमको ऐसा घर चाहिए, कोई बोलता है कि ऐसी फर्शी चाहिए, कोई बोलता है कि ऐसा रंग चाहिए, पर इसको नहीं मालूम है। तो पहले क्या था, मानस उल्लास में बड़ा सुंदर वर्णन है। घरों पर जो रंग होता था, चूना वाना जो होता था, वो कुछ ऐसी रसायन क्रियाएं करके बनाते थे कि ऋतु के अनुसार उसका रंग बदलता था। गर्मियों को हमारी आंखों में कौन सा रंग कितना दिखना चाहिए, सर्दियों में कौन सा रंग कितना दिखना चाहिए, उस हिसाब से ऋतु के अनुसार उसका रंग बदल जाता था। क्योंकि गर्मियों में हम बहुत ज्यादा सफेद रंग नहीं देख सकते या बहुत सारा लाल रंग नहीं देख पाएंगे, तो ऋतु के अनुसार रंग अपने आप बदल जाए, रंग की पुताई करने की जरूरत ना हो, ये होता था। रंगों का चुना वाना करना कराना भी वो काफी कुछ एक रसायन क्रियाओं के द्वारा ही किए हैं। कि मानसोल्लास में तो हमको इसका वर्णन मिलता है। मानसोल्लास 1025 की किताब है। कल्याण चालुक्यन राजा जो लिखा था, सोमेश्वर देव उसको लिखा था। उसके द्वारा हमको पता चलता है कि उस समय के घर कैसे बनते थे, ऋतुओं के अनुसार घर कैसे होते थे, ऋतुओं के अनुसार कैसे रंग बदले जाते थे, घर के बदलता था, और ऋतुओं के अनुसार कैसे गद्दी बिस्तर इस्तेमाल करना है, वो मानसोल्लास में हमको बड़ा अच्छा पता चलता है। कि हर समय कपास की गद्दी पर ही नहीं सोया जाता था, गद्दियां ऋतु के अनुसार बदल दी जाती थी कि कब कैसी गद्दी में सोना है, कब कैसी गद्दी में सोना है, कब शतरंजी पे सोना है, ये ऋतु के अनुसार। तो वो लिखता है कि आम जनसामान्य ऐसे करता ही है, ऋतु के अनुसार ही ये सब कुछ इस्तेमाल करता है। तो वो घर जैसे अभी हम लोग जो घर देख रहे हैं, गांव देख रहे हैं, ये तो बहुत काम चलाऊ गांव है, घर है पूरे के पूरे, एकदम काम चलाऊ है। मगर कुछ पुरानी बस्तियां देखते हैं तो गांव की कल्पना आती है कि ये गांव अपने आप में कितने सुंदर रहे होंगे। उनके दरवाजे, उनके गवाक्ष, ये सब बहुत सुंदर बना है। गवाक्ष जो है, छोटी छोटी खिड़कियां होती थी, गोल खिड़कियां जो गाय की आंख की तरह होता था, उसको गवाक्ष बोलते हैं खिड़कियों को। तो दरवाजों के ऊपर हर गांव के अपने कुछ सिंबल के चिन्ह हैं। कहीं घोड़ा बना हुआ है हर दरवाजे के ऊपर, कहीं हाथी बना हुआ है, कहीं मोर बना हुआ है, कहीं तोता बना हुआ है। तो गांव की अपनी एक कारागिरी थी, तो वही डिजाइन सब में घूमता भी था। ऐसे कई सारे गांव अभी भी देखने में आ जाते हैं। तो गांव ये जैसे अभी जो घर बन रहे हैं पूरे के पूरे, ये तो एकदम काम चलाऊ और जरा भी सुंदर नहीं है। हर घर का दरवाजा 5 फीट से ऊंचा नहीं होता था। वहां गणेश बनाते थे, तो दरवाजा इतना छोटा क्यों रखना है, इसके वो लोग कारण बताते रहे। एक तो वहां गणेश बनाते थे, गणेश के आगे झुक्के निकलना है। झुक्के क्यों निकलना है?
क्योंकि अंदर कोई बुजुर्ग आदमी बैठे रहे होंगे, महात्मा बैठे रहे होंगे, तो उनके सामने अकड़ के नहीं निकल सकते, तो झुक के निकलना है वहां से। तो वो एक लक्षण पैदा करने के लिए दरवाजे छोटे ही रहते थे, क्योंकि अब जब बड़े बड़े दरवाजे तो अकड़ के निकलेगा, कैसे भी निकलेगा ना आदमी, ऐसे नहीं निकलना है आदमी, क्योंकि वहां तकरीबन बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, वहां तुम अकड़ के नहीं निकल सकते। तो हमारे पास में कौन कैसे बैठे रहने पे उसके सामने से कैसे निकलना है, ये संस्कार है अपने पास में, पद्धतियां हैं पूरी। क्योंकि एक समय पे पूरा ये भी रहा है नियम कि जैसे एक आदमी पैदल चल रहा है और एक आदमी घोड़े पर है और एक आदमी रथ पर है, तो पैदल चलने वाला जो चल रहा है, घोड़े और रथ वाला आदमी, उसको प्रणाम करके आगे निकलना है। ये लोग उसको प्रणाम किए बिना आगे नहीं निकल सकते। तो पैदल चलने वाले को ये दोनों प्रणाम करना है, प्रणाम करके आगे चलना है, क्योंकि पैदल चलने वाला महात्मा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए उसको प्रणाम किए बिना तुम आगे नहीं निकल सकते हैं। ये पद्धति थी। और कोई बुजुर्ग लोग बैठे हैं तो उनके सामने से निकलने की एक पद्धति थी कि कैसे निकलना है हमको। वहां तुम अकड़ करके हाथ पांव जैसे तैसे फेंकते हुए नहीं जा सकते। पहले तो वो संस्कार इस इलाके में काफी थे, अब तो खत्म हो गए। इनके गांव में तो आखिर तक रहा गोंडों के पास में, क्योंकि गांव में अगर कोई बुजुर्ग आदमी है वो पलंग पे बैठता है तो बाकी कोई जवान आदमी पलंग पे नहीं बैठ सकता, वो नीचे ही बैठना है। बुजुर्ग लोग ही पलंग पे बैठते थे, बाकी जवान कोई आदमी पलंग पे नहीं बैठता था, वो नीचे बैठते थे। ये सारी एक संस्कार रहे, पद्धतियां रही है, समझो। इतना क्यों, जब कोमराम भीम की लड़ाई हुई थी, तो कोमराम भीम की लड़ाई के समय पे ये जब पता चल गया कि इनको मिर्ची पूरा घेर ली है, तो कलेक्टर साहब आए हुए हैं, अब्दुल सत्तार आया हुआ है बात करने के लिए, तो कोमराम भीम वगैरह वहाँ पे एक पलंग भेजे, पलंग पे कंबल डाले और एक पानी का घड़ा भेजे। ये सब रखने के बाद, उन्होंने वहाँ बैठने के बाद फिर बातचीत चालू, फिर बातचीत सुबह कोई 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक कोई बातचीत चलती रही, चर्चा चलती रही। उसके बाद फायरिंग हुई। तो ये जो है बात बताते, मारू मास्टर, भादू मास्टर, रामजी मास्टर, ये सब जिंदा थे अभी तक। तो ये लोग बताते कि उनके लिए भी पलंग भेजा गया, जबकि मालूम है कि अपने को मारने आया है, पर संस्कार तो है ही, संस्कार है। कंबल उम्बल डलवाया गया, पानी भेजा गया, उसके बाद बातचीत चालू हुई। ये हमारा रहा है शुरू से पद्धति। अभी क्या हुआ, बीच में जयप्रकाश राव करके एक आए हुए थे यहाँ पे, सोशल के लेक्चरर है, वो वन संरक्षण समितियां बनाने के लिए बहुत घूमे, तो उनके साथ हम लोग भी घूमने जाते, कई बार जाते थे। तो वो उनका बोलना रहता था कि किसी की मर्यादा नहीं करना चाहिए, कलेक्टर आए भी तो उसको नीचे बिठाओ, जंगलात वालों को भी नीचे बिठा के बात करना, उसके लिए पलंग क्यों डालना है। तो मैं उनको बार बार बोलता था कि जेपी, तुम लोगों को संस्कारहीन मत बनाओ। हाँ, ये तो कोमराम भीम के समय तो दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार किए हैं, और तुम तो इनको संस्कारहीन बना करके चले जाओगे, बाद में ये मर्यादा करना ही भूल जाएंगे किसी की। तो तुम्हारे उद्धार करने का मतलब किसी को संस्कारहीन बनाना थोड़ी है, वो इनके संस्कार है भाई। तुम आए तो तुम्हारे लिए भी तो पलंग डाल रहे हैं, तुम्हारे लिए डालना है, दूसरे के लिए नहीं डालना है क्या। मैं तुम्हें ये संस्कारहीन मत बनाओ। अभी जो आधुनिक बहुत सारे जो लोग घुसे हैं, ये सारे लोगों में, इस इलाके में लोगों को संस्कारहीन बना करके जा रहे हैं, इसलिए इस इलाके का सारा समाज संस्कारहीन होते जा रहा है। नहीं तो बहुत सुंदर संस्कार इस इलाके में रहे हैं। कोई बुजुर्ग आदमी पलंग पे बैठा है तो नहीं। ऐसे होता था कि अब जैसे चरमकार है, वो जा रहा है और यादव लोग पलंग पे बैठे हैं, तो ये खड़े हो जाते थे यादव लोग, क्योंकि ये रिश्ते में उनका बड़ा भाई लगता है। ये संस्कार रहे हैं ना पूरे। तो ये गांव, वो दरवाजे जो सारी चीजें रही है, एक एक लक्षण पैदा करने के लिए रहा है कि आदमी के अंदर कैसे होने से क्या लक्षण पैदा होता है। अब हम लोग कई बार लोगों को ये बात बताते हैं कि जब यहाँ बड़ी जवारी थी तो वो इतना लंबा जाती ऊंचा, और उसका बुट्टा जो होता था बहुत मजबूत बुट्टा, मगर वो ऐसे पलट के उसका बुट्टा होता था मजबूत, सर पे मारो तो सर फूट जाए, इतना मजबूत बुट्टा था वो। तो वो जो अनाज खाए वो तो बेचारे झुक के जिए बलिष्ठ होने के बाद भी। आज ये जो हाइब्रिड है, ये ऊंची तो जाती नहीं, इतनी सी है, मगर इसका बुट्टा बेटा सीधा रहता,
आओ इसको जो खा रहा है बेटा उसमें दम नहीं रहता, मट्टी नहीं रहता, सुन करके उठता है बेटा। आओ खाली पीने में आकड़ के चलता है। आओ वो भी इतनी ऊंची और उसका बूटा होता था झुक करके। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आओ की जो बात है, ये तो अन्न का भी प्रभाव कभी कभी होता है। तो वहां पर अभी यहाँ जो गड़बड़ हो गई है कि हमारी जो डिजाइनिंग में ये सबको रखा गया था कि कैसे होने से क्या संस्कार। तो गांव के घरों में, जैसे अभी महाराष्ट्र में इस इलाके में बहुत सुंदर सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है। तो घर का जो चौकट होती है, हर घर की अपनी अलग होती है। डिजाइन तकरीबन सबका मिलता जुलता रहता है, मगर हर घर की चौकट एक जैसी होती है। चौकट में जो डिजाइन बनाया गया है, वो डिजाइन बनाते समय बहुत लोग बैठना पड़ता है। ऐसा घर का यजमान तो रहेगा, घर का पुरोहित, उसके बाद घर का जुलाहा, घर का कुंभार, और घर का ये जो शेरे बनाने वाले जो लोग होते हैं, ये सब लोग बुक्को बोलते हैं, जो कुमकुम गुलाब बनाने वाला है, ये सब बैठते थे। ये बैठ के उस घर का डिजाइन तैयार करते थे चौकट का। क्योंकि जो चौकट पे जो डिजाइन बनाया गया है, उनके घर के जुलाहे को उसी बॉर्डर की साड़ी बनाना पड़ता था उनके घर की। क्योंकि इस घर से बहू के लिए जो साड़ी जाती थी, वो चौकट पे जो डिजाइन है वही डिजाइन इसके बॉर्डर पे बना हुआ होता था। वही बॉर्डर की साड़ी पहन करके बहू इसके घर में आती थी। हाँ, तो वही डिजाइन इनके शादी के मटकों के ऊपर बनाया जाता था। वही डिजाइन इनका जो सेरा बांधा जाता शादी में, उसमें बनाया जाता था। सेरे पे वही डिजाइन होता था। तो सारी चीजों में वो डिजाइन घूमता था इनका, घर के चौकट का। उसकी एक भी चीज देख के बोल सकते थे कि ये फलाने घर का, ये फलाने घर की साड़ी है। इस तरह से डिजाइन होता था घर की चौकट का। और घर जब बनाए जाते थे, तो घर बनाने की जो पद्धतियां थी पूरी, घर लोग गांव में आपस में नहीं बनाते थे। बेलदार एक समाज था जो आकर के घर बनाता था। आज यहाँ बेलदार बहुत है, गांव के गांव बेलदारों के हैं, जो आज अपने आप को आंध बोल लेते हैं। आंध समाज में वो लोग मिला लिए अपने आप को ट्रैवल में जाने के लिए। बेलदारों के लिए कुछ ऐसा खास फिक्र रहा नहीं है, मगर बेलदार समाज बहुत है यहाँ पर। ये यहाँ कोतुर गांव है, पूरा बेलदारों का है, मगर वो अपने आप को आंध बोल लेते हैं बेचारे। तो बेलदार समाज आता था। तो उसके पहले किसी को अगर एक घर बनाना है, तो वो पूरा उस घर का बढ़ाई, उसके दरवाजे खिड़कियां जितने चाहिए बना देगा। मटेरियल पूरा तैयार हो जाता, तैयार रखते, खपरेल से लेकर के हर सारी चीज तैयार कर देते हैं। तो ये बेलदार लोग आने के बाद, बेलदार ज्यादातर यहाँ महाराष्ट्र से भी आए हैं और करीमनगर से भी आए हैं। करीमनगर से भी एक बेलदारों का ग्रुप आता था, जिसमें बढ़ाई से लेकर के सब काम करने वाले वो लोग होते थे। निर्माण का काम पूरा वो लोग करने वाले होते थे। तो ये लोग आकर के बुनियाद से लेकर शिखर तक घर बनाते थे। गांव के लोगों में किसी को कोई परेशानी नहीं होती, कोई इसमें लगता नहीं, कोई मजदूरी नहीं करता था उसमें। तो वही लोग पूरा निर्माण करते थे, घर पूरा घर बना करके चले जाते थे। तो घर बनाने के जब पूरा बन जाता था, तो एक पूजा होती है चीकट देवरा। तो वो क्या था कि जो घर को बनाए हुए हैं मिस्त्री मजदूर जो उसमें लगे हैं काम करने वाले, उनका पहले मान करना पड़ता था। उनको उस दिन कपड़ा वपड़ा दे करके, अंगूठी वंगूठी पहना करके, उसके बाद उनको राशन पानी दे दिया जाता था। वो जो खाते हैं तो वो उसी घर में पकाते थे और खाते थे पूजा करके। और जो बचा हुआ है उसी घर में गाड़ भी देते थे, वो लेके नहीं जाना है। और ये यजमान लोग उनको ये सब कुछ देने के बाद ऐसा पीछे पलट के नहीं देखते थे, चले जाते थे। इसको चीकट देवरा बोलते थे कि वो ऐसे देवता है जो अंधेरे में गायब हो जाएंगे, फिर उस घर में वो लोग कभी दिखाई नहीं देंगे। अब ఎటువంటి దేవుళ్ళు అంటే చీకట్లో మాయమయ్యే దేవుళ్ళు, అందుకని వాళ్ళకి చీకటి దేవుళ్ళు అన్నారు. మళ్ళా ఇంటి లోపల వాళ్ళు ఎప్పటికీ కనబడరు కదా। फिर वो लोग उस घर में कभी नहीं, उनका पसीना गिरता है, खून गिरता है, सब कुछ होता है, मगर उस घर में फिर वो कभी नहीं दिखाई देंगे। वो तो अलग चीज है, रिपेयर होना है तो फिर लोग रहते हैं, वो कई सालों के बाद में होता है। मगर ये लोग फिर उस घर में कोई हक नहीं जताते ना अपना।
इसलिए उनको चीकट देवरा बोले। उनका पहला मान उनका है, उसके बाद वास्तु शांति। वो लोग बेलदार लोग पूरा निर्माण करते थे। बेलदार लोग जो घर बनाते थे उसका मटेरियल भी वो लोग बनाते थे। जैसे यहाँ पूरे मिट्टी के घर बने, पांडरी माटी है ना, या पूरे मट्टी के कच्चू गोड़ लोग, तो ये मट्टी बेलदार लोग बनाते थे। चूना बेलदार लोग बनाते थे पूरा। किसी को अगर चूने का बनाना है तो चूना भी बेलदार बनाते थे, मट्टी भी बेलदार बनाते थे। यहाँ की तो बड़ी बड़ी गड़ियां मट्टी की बनी हुई बहुत। तो मट्टी बनाने का वो क्या ढंग था, ये लोगों के पास पशु बहुत रहते थे, बड़े बड़ा ग्रुप आता था, गांव में पशु बहुत था, तो ये जो उपली जो रहती है बहुत इकट्ठा की जाती है। एक बड़ा गड्ढा खोद करके उसमें उपलियाँ भर देते थे, उसके ऊपर मट्टी, फिर उपलियाँ, फिर मट्टी, ऐसा पूरा भर के उसमें आग लगा दी जाती, वो मट्टी को जला दिया जाता। और उसके बाद ज़्यादातर मट्टी क्या करते थे कि अगले साल कितने घर बनना है उस हिसाब की मट्टी सड़क पे डाल दी जाती थी, जो गांव के बाहर जो रास्ता निकलने का रास्ता है ना, उसमें जहाँ हमेशा पानी बहते रहता था। तो वहाँ से बैलगाड़ियाँ चल रही है, बैल चल रहे हैं पूरा, तो उसमें गोंद, उसमें बेल फल, मारेट कायलू, ये सब उसमें फेंकते रहते थे। तो वो उसमें डालते रहते हैं, तो उसमें वो सब बैल गाड़ियाँ वो ये सब साल भर चलते रहते थे, पूरा मिट्टी मिल जाती थी। अब फिर जब जिसको घर बनाना है तो वो लोग बेलदार आने के पहले मिट्टी ले जा करके अपने घर में लगा रख लेते थे, और फिर बेलदार लोग वो मिट्टी को बैलों से कुचलने लगाते थे। धान का भूसा डाल करके बैलों से कुचलते थे, और उसके बाद वो दीवार बनती थी कच्चू गोड़ल। तो वो उसमें खास बात ये थी कि उसमें जो लकीरें दिखाई देती है ना घरों में, अभी भी लकीरें दिखती है मिट्टी की दीवारों में, वो लकीरें अगर गायब हो गए तो लोग घर छोड़ जाते। एक बारिश तक देखते थे वो गीत और गिन माए माई पोते, वो घर को छोड़ डालते थे। एक बारिश में वो लोग ये देखते थे कि ये मिट्टी पानी को अपने भीतर खींच रही है या नहीं, और पानी ऑब्जर्व कर रही है तो ये लकीरें गायब हो जाती। अगर लकीरें गायब नहीं हुई है इसका मतलब पानी ऊपर से ऊपर बह रहा है, अंदर समा रहा नहीं। तो ऊपर से ऊपर पानी बहना है, उसके अंदर नहीं समाना है। तो कितनी भी बारिश हो दो वो दीवार गिरती नहीं। अगर वो मिट्टी पानी खींच ली तो दीवार, वो लकीरें गायब हो गई कि इसका मतलब है दीवार अब गिर जाएगी। मगर वो बनाते ही ऐसा थे कि उसमें पानी अंदर जाना ही नहीं है, इसलिए उसको अभी भी खोदना बहुत मुश्किल होता है। खूब मार मार के उसको सेट करते हैं पूरी मिट्टी को। तो वो लकीरें अभी तक वो दिखाई देती है। तो 7-7, 8-8 पीढ़ी के मकान भी अभी खड़े हुए हैं। मगर घर बनाते समय पे एक जो चीज देखी जाती थी कि हमारे पास में तो ये विधान था कि देवालय के शिखर से ऊंचा घर कोई नहीं जाना है, वो एकदम वास्तु के खिलाफ है। गांव के बीच में जो देवालय बन रहा है तो देवालय इतना ऊंचा बनाते थे, और देवालय की छाया किसी घर पे नहीं गिरना है, तो उसके लिए उतनी ज्यादा छोड़ दी जाती कि वहाँ कुछ भी होगा, यज्ञ होगा, मेला होगा या कुछ भी होगा, इस तरह से उतना बड़ा मैदान छोड़ डालते हैं कि इसकी छाया किसी घर पे नहीं गिरना है, अशुभ माना जाता था। तो इसका मतलब है उतनी बड़ी जगह छोड़ देना है, वहाँ कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो उस देवालय के शिखर से लेकर के एक शून्य तक की कल्पना की जाती थी लकीर की। तो जो जितने घर है वो उसी के भीतर बनना है, उसके बाहर नहीं जाना है। तो उसकी जो एक परिधि जैसी सकाय में वो सीमा एक शून्य तक की रेखा की कल्पना करते थे, तो उसी के अंदर घर की ऊंचाई होना है, उससे बाहर नहीं जाना है। तो कुछ जगह तो ताड़ी का झाड़ प्रमाण है, कुछ जगह देवालय ही प्रमाण रखा गया है। तो इसलिए दक्षिण में क्या होता है कि देवालय के गोपुर बहुत ऊंचे बना। अभी शायद मुसलमानों में भी ये होगा, इस्लाम में भी मालूम नहीं, ये लोग इसलिए मीनार बहुत ऊंची बनाते हैं, उस मीनार से ऊंचा कोई घर नहीं जाना है। पर अभी हमारे पास में तो ये पद्धति गई, देवालय छोटे छोटे हो गए, देवालय के शिखर से ऊंचा कोई घर नहीं जा सकता है। तो घर बनाते समय ये देखा जाता था कि बगल में जो घर है उस घर से मपाई की जाती थी। तो उसमें ये भाव था कि हम अपना घर नहीं बना रहे, जो घर है उसको हम बढ़ा रहे हैं। कोई आदमी अपने गांव में अपना घर नहीं बनाता था, जो घर है उसी को वो बढ़ाता है, व्यक्तिगत नहीं बनाता है। तो उस हिसाब से घर का काम चालू होता था, उसी से मापना विपना सब चालू होता था। तो बात ये थी
कि जो घर बाजू में बना हुआ है उससे उसके बगल में जो घर बन रहा है वो उससे कितना ऊंचा होना चाहिए। ये नहीं कि 1 मंजिला मकान के बगल में 10 मंजिला घर बन जाए, नहीं बन सकता। हाँ, उससे जितना ऊंचा हो सकता है उतना ही ऊंचा करना है, ताकि उस घर से इस घर की सुंदरता खराब ना हो जाए, इस घर से उस घर की सुंदरता खराब ना हो जाए। ये एक चीज ध्यान में रखी जाती थी उसी, और वही डिजाइन सब चलते चले जाता था। और कुछ विशेष चीजें देखी जाती थी। एक कोने से दूसरा कोना मिलना नहीं है एक घर का, जिसका इसको मूला बोलते हैं, मूलासन। तो मूलासन को इनको मूलासन का लग, या तो आगे हो या पीछे हो, क्योंकि अगर दोनों ऐसे मिलते हैं तो लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा होता है, कंपटीशन का भाव पैदा होता है। एक गांव में जब जी रहे हैं तो कंपटीशन किससे करना है हमको, वो भाव पैदा नहीं होना है, प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा नहीं होना है गांव में जब जी रहे हैं। तो उस चीज को देखा जाता था कि कौन से कोने मिलने से ये भाव पैदा होता है, ये मानस बनता है आदमी का, उसको खत्म करते, ये बहुत ध्यान रखा जाता था। तो इसलिए गांव जब बसाते थे तो दक्षिण का जो मकान है उसका उत्तर का जो मकान बनता था वो उससे गिरना, और दक्षिण का जो मकान है 2 हाथ पीछे हट करके बनता था, एक लाइन में नहीं बनता था। तो इस तरह से वो सारा जो घर है एक गोलाई को लेके चलता था, गली पूरी एक गोलाई को लेके चलती थी, क्योंकि वो घर आदमी को सामाजिक जीवन जीने के लिए बाधित करता था कि कैसे घर होने से आदमी सामाजिक हो सकता है, उस हिसाब से वो घर बनता था। तो अब यहाँ फिर घर के बारे में बताना पड़ेगा, घर के क्या लक्षण है, कैसे है। तो अब वो जो है कि एक जो घर है उसका उत्तर का मकान 2 हाथ आगे हट करके, दूर से देखने पे वो एक गाय के मुंह की तरह नजर आता था, पूरा एक के पीछे गाय है, इसलिए उसकी खिड़कियों को गवाक्ष बोला गया है। हाँ, तो वो इस तरह से हो जाता था। तो उसमें ये था कि पूरी एक गोलाई को लेकर के घर चलते थे पूरे। तो आदमी अपने घर के सामने बैठ के 10 घर के लोगों से बात करता था, और बाहर कुछ ऐसे चबूतरे वगैरह बना दिए जाते थे कि रास्ते चलने वाला आदमी भी 1-2 घंटे वहां आराम करके जा सकता है। हाँ, पुराने सारे घरों में ये चीज है कि बाहर थोड़ा सा एक चबूतरा है, छपरी है, उसके नीचे कभी बैठ के लोग बात भी करेंगे, या रास्ते चलने वाले लोग वहाँ आराम भी करके चले जाएंगे। उसके लिए वो रखा जाता था बराबर से कि यात्री लोगों के लिए हो, अभ्यागत लोगों के लिए हो, तो वो सहूलत उसमें रखी जाती थी घर में कि ये भी तो सब है ही है, तो इनके लिए व्यवस्था उस तरह से छपरियाँ गिपरियाँ डाल करके रखते थे, पिलर बना के खूब सुंदर। तो वो एक घर वो एक गोलाई में लेकर के चलता था पूरा। हर जाति वाले, हर समाज के घर ऐसे ही थे, मगर वो उनके अपने अपने डिजाइन के थे, रहने के बाद भी ये इस तरह से थे। बाहर का हिस्सा तकरीबन सबका एक जैसा हो जाता था। अब गांव में खसार है, निर्मल में 100 खसारों के घर है, काम होता है। तो जहाँ 24 घंटे बर्तन बनना है, बर्तन बनता है, तो बर्तन की आवाज कितनी आना है, तो आसपास के घर के लोगों का क्या हो जाना है। तो वहां कभी जाके निर्मल में जाके बड़ा ताज्जुब लगता है कि आसपास के घरों को किसी को परेशानी नहीं होती है। 24 घंटे वहां पित्तल की ठोकाई होते रहती है, पित्तल बड़े बड़े बर्तन बनते रहते हैं, पर आसपास के किसी घर के लोगों को परेशानी नहीं होती है। तो घर का डिजाइन कुछ ऐसा है कि वो आवाज सीधा ऊपर निकल जाती है। वहां की दीवारें देखने के बाद मेरे को लगा कि ये इतना बर्तन बन रहा है, तो आसपास के लोग को कभी का परेशान हो जाना चाहिए या पुकारा मचाना चाहिए, क्यों नहीं मचाया। हम बाहर गली में रहते हैं तो हमको आवाज सुनाई आती है उसकी, गली में भी खड़े हैं, अंदर इतनी ठोका पीटी चल रही है और बाहर हमको परेशानी नहीं होती है, मामूली सी आवाज आती रहती है कि अंदर कुछ काम चल रहा है। तो उस तरह का वो डिजाइन रखे हैं सब। ये सारी सहूलतें वो लोग सोचे हैं, और उनके अपने अपने ढंग के घर थे, अपने अपने आपस में ही वो लोग होते थे पूरे के पूरे। तो एक दूसरे की रसोई तक के रास्ते वगैरह से भी कायम करके रखे हुए थे घरों में पूरे। अभी भी यहाँ दिखाई दे जाता है हमको, ब्राह्मणवाड़ी में चले गए तो दिखता है, जिनगरों के महल्ले में चले गए तो दिखता है, कोलियों के महल्ले में चले गए तो दिखता है। ये सब कुछ अभी भी पुरानी बस्ती में दिख रहा है, तोड़ तोड़ के नए बनाते जा रहे हैं। अब तो खैर गड़बड़ी ही हो गई है पूरी, मगर तो भी हमारे अपने जो गांव रहे हैं बहुत सुंदर ढंग के बनाए हुए गांव थे। और
सारे गांव के साथ साथ में यहाँ जितने पुराने गांव है, बड़े बड़े गांव हैं, हर गांव के साथ एक गढ़ी, या तो गांव को ही गढ़ी में लिया गया है या गांव से हट करके गढ़ियां बनी हुई है यहाँ पर, जो कभी घुस जाते थे सारे लोग, कभी कोई गड़बड़ का अंदेशा हो, हमले कहीं से हो रहे हैं तो उसमें घुस के अपने आप को सुरक्षित करने के लिए गढ़ियां बनी हुई है। और गढ़ियां, इस इलाके की गढ़ियां तो तकरीबन मट्टी की बनी हुई है, बड़ी बड़ी गढ़ियां मट्टी की बनी है। कैसी होती है गढ़ी? छोटे छोटे किले जैसे बने होते थे, काफी ऊंची दीवारें, बुर्जें बनी होती थी, ये सब कुछ होता था। छोटा सा गढ़ जैसा गढ़ी मानी जाती थी यहाँ पे, वो यहाँ होता था। या तकरीबन हर गांव में ये रहा है, पुराने जितने गांव हैं हर गांव की अपनी गढ़ी है। या बेला है ना, बेला की गढ़ी बड़ी मशहूर गढ़ी मानी जाती थी, क्योंकि वहाँ बरसातों में कस्तूरी की सुगंध आती। क्या हुआ था, एक बार वो गांव का पटेल सुबह सुबह लोटा लेके बाहर निकला हुआ था, तो बहुत व्यापारियों का एक सारस्वा समूह वहां ठहरा हुआ था। तो वो इनसे पूछा कि क्या लदा हुआ है वे बैलगाड़ियों में। ये बोले ये तुम्हारे काम का नहीं है सर, ये तो कस्तूरी है। हमारे काम का क्यों नहीं हो सकता है फिर, कस्तूरी है तो क्या है? हाँ ये कस्तूरी है। बोले ये तुम काहे के लिए इसको भाव भाव पूछ रहे हो। तो वो पटेल को इतना ये लगा, तो वो क्या किया कि पूरी कस्तूरी खरीद के, गढ़ी बन रही थी उसके मिट्टी में डलवा दिया उस मिट्टी से वो गढ़ी बनी है, कस्तूरी की मिट्टी से। तो उसमें बारिशों में उसकी सुगंध आती है कस्तूरी की है ना। गढ़ियों के साथ ऐसे बहुत किस्से जुड़े हुए। आदिलाबाद में भी एक किला था। आदिलाबाद जो बस्ती बसी है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर तिरुमला, ये चांदा करके एक जगह है। चांदा कभी 4वीं-5वीं शताब्दी में बहुत बड़ा शहर रहा वो, उसके बाद वो उजाड़ हो गया। तो उसमें से एक तिरुपत राय करके एक एल्मा, उसकी खेती यहाँ थी, तो यहाँ आकर के वो पहला अपना घर बनाया। उसके साथ थोड़े से घर बनाए, तो गांव का मुहूर्त वो किया और तालाब बनवाया। तालाब में बोलते हैं कि उसकी बहू की बलि देना पड़ा, उसका नाम था नागम्मा। तो नागम्मा का देवालय वहां है, वहां पे तालाब के पास ही नागम्मा का देवालय बना हुआ है। तो वो जो बस्ती बसी उसको तिरुपल्ले नाम आया था, अभी तिरुपल्ली के नाम से वो है। तो उसकी अपनी गढ़ी थी एक, तालाब के साथ, वो किले का महला कहलाता है अभी, वो गढ़ी थी। हमारे बचपन में ये बड़े बड़े बुलडोजर ला करके उसको गिराया गया था, वो गढ़ी को छोटे छोटे जब ये नागपुर रोड जब बन रही थी, सड़क बन रही थी, तो वो किले की दीवार को गिरा करके सड़क बनाई गई थी। हम छोटे छोटे से खड़े रह के देख रहे थे वो। तो किला भी था, तालाब भी। तालाब के पास में नागम्मा का मंदिर था, वो इस गांव की देवी कहलाती थी। इसलिए बस्ती में किसी की भी शादी हो तो दूल्हा दुल्हन को लेकर के उस मंदिर में जाना पड़ता था। अब तो लोग भूल गए, अब किसी को पता भी नहीं है, तो वहां जाते थे, उसको काफी लंबे समय तक याद रखे थे लोग। तो वो तिरुपल्ले से ये फिर यहाँ बैल बाजार जैसे से बस्ती बड़ी हुई, तो बैल बाजार, बहुत बड़े बड़े बैल बाजार लगते थे। तो ये येदुलापुरम कहलाया, येदुलापुरम से ये येदलाबाद भी हो गया, येदलापुरम भी हो गया। येदलाबाद भी बोलते थे इसको, मराठी अभी भी येदलाबाद बोलते हैं। तो येदुला से येदलाबाद हो गया है। पता नहीं लोग कहाँ से आदिल शाह के साथ में इसको जोड़ते हैं, मगर मेरे को लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि ये बहुत पुरानी बस्ती नहीं है। बहुत पुरानी बस्ती, यहाँ सबसे पुरानी बस्ती यहाँ जो रही है तामसी, यहाँ बड़ा बाजार होता था। तामसी के बाद बेला के बाद आदिलाबाद, हाँ तामसी के बाद बेला हुआ था। बेला को एक सन्यासी का शाप लगा तो वो उजड़ गया। तो उसके बाद यहाँ जितने व्यापारी आए पूरे बेला से आए यहाँ की बस्ती में। तो उस समय क्या था कि ये जो गांव बसते थे, एक 10-12 गांव के, हर गांव में एक देवालय होता था। हर गांव में एक देवालय, छोटा देवालय, मगर 10-15 गांव के बीच में एक बड़ा देवालय होता, जहां यात्रा होती, मेला होता। हर गांव में मंदिर, मगर हर 10-20 के गांव के बीच में एक बड़ा
मंदिर होता था, जहाँ पे मेला या यात्रा वात्रा जो भी होना है वो वहाँ होता था। हर गांव में नहीं होता था, उस एक जगह पे होता था जहाँ पे ये सारे लोग आसानी से वहाँ पहुँच जाए। गांव के देवालयों में खास बहुत सारी चीजें हैं कि ग्राम देवता, गांव बसाते समय ग्राम देवताओं का ध्यान रखा जाता है। तो गांव में ये पद्धति थी कि ग्राम देवता एक है, ग्राम देवता जो है उसकी तो गांव पूजा करना है, सब गांव के लोग पूजा करना है। मगर उस गांव में जिस संप्रदाय के लोग हैं उनके देवालय होते थे। मगर बात ये थी कि इष्ट देवता, कुल देवता, समाज देवता और ग्राम देवता ये अलग अलग थे। तुम कुल देवता को, इष्ट देवता को रख करके कुल देवता को नहीं निकाल सकते थे। इष्ट देवता व्यक्तिगत आदमी का है, तुम्हारा इष्ट देवता कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, मगर कुल देवता उस कुल की निशानी है। तुम कुल देवता को निकाल के इष्ट देवता नहीं बैठा सकते थे, और कुल देवता का देवालय गांव में नहीं बना सकते थे, क्योंकि हर कुल का अलग अलग देवता है। तो वो कुल देवता किसके अंश का है, किससे है, वो देखा जाता था। अब जैसे गांव में है ग्रीव है, वैष्णव लोग है ग्रीव है, जनार्दन है, नरसिम्हा है, ऐसे बहुत सारे देवता है ना। तो ये लोग जब देवालय बनाएंगे, गांव में बनाएंगे, तो विष्णु का देवालय बनाना है। अब जैसे वीरभद्र है, भृंगी है, नंदी है, ये सब के कुल देवता है ना, अलग अलग लोग शैवों के। मगर ये सब जब मिलके बनाएंगे तो शिवालय बनाएंगे, कुल देवता का देवालय नहीं, सबका जो मूल देवता है वो उसका बनाएंगे, ऐसा। मगर ग्राम देवता जो है, गांव में जीने वाला हर आदमी उसकी पूजा करना है, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, वो ग्राम देवता को मानना ही है। तो ग्राम देवता जैसे बनते थे, पहले क्या होता था कि गांव में आज से 60-70 साल पहले भी गांव में जितने कारीगर लोग हैं सब साल में एक जुलूस निकालते थे, बैलगाड़ियों पर अपना अपना कारखाना लगाते थे। सुनार है अपनी भट्टी लगाए, जुलाहा है अपना मग्गम लगाए, ये कुम्हार है अपने बर्तन रखाए, बांस का काम करने वाला, ये सब लोग अपने अपने कारीगर जो भी थे, ये अपने अपनी बैलगाड़ियों पे अपनी भट्टियां, अपना कारखाना पूरा लगाते थे और उसमें कोई चीज तैयार करते थे, अंतिम रूप देते थे किसी चीज को। तो वो जुलूस निकलता था पूरा घूम के गांव के बीच में, जहाँ ग्राम देवता का स्थान बनाया गया है, वहां आकर के ये लोग अपनी अपनी जो चीजें बनाई है पूरी चीजें उस पर लगा देते थे। हर कारीगर अपनी अपनी चीज, जुलाहा साड़ी पहना देगा, सुनार नथ पहना देगा और कुरमा कंबल लगा देगा, ये सब लोग अपनी अपनी चीज उस पर लगा डालते थे। ये सब लग करके मिल के जो आकार तैयार होता था वो ग्राम देवता माना जाता था। उसमें हर एक की चीज लगी हुई है और वो सब मिलके जो आकार बना है वो ग्राम देवता माना जाता था। इसलिए इसका मतलब ये कि गांव ही अपने आप में एक देवता है, गांव को देवता माना गया है, शरीर भी माना गया है और एक देवता भी माना गया है गांव। मगर ये एक समय पे जो बनता था ये हर एक का है ये। तो अब उसके बाद सीमाओं की रक्षा, वो ये एक अलग चीज है पूरी। तो ये सब मिलकर के जो आकार था ग्राम देवता। अगर किसी के घर में कुछ भी है, बाल निकालने का कार्यक्रम है, शादी का कार्यक्रम है, तो ये सब लोग बाजे गाजे के साथ ग्राम देवता तक जाके उसकी पूजा करके आ जाते थे। इसका मतलब है हम गांव की आज्ञा ले लिए, कार्यक्रम करने के लिए गांव की आज्ञा लेना है। तो हर घर घर जाके तो आज्ञा नहीं लेंगे ना, इसलिए उस ग्राम देवता के पास गए और वहां जाके पूजा करके आ गए। इसका मतलब गांव की आज्ञा ले लिए हम ये कार्यक्रम करने के। तो वहां जाके आने का मतलब है सबको मालूम पड़ जाता था कि इनके घर में कोई कार्यक्रम होने वाला है, शुभ कार्यक्रम होने वाला है। तो इस तरह से ग्राम देवताओं का एक ये रहा है। तो देवालय, ग्राम देवता, कुल देवता, ये सब अपना अपना एक एक स्थान उसमें कायम किया गया है। ग्राम देवता का काफी महत्व कि गांव में किसी भी समाज के लोग हो, कोई भी समाज के लोग हो, उसको तो ग्राम देवता को मानना ही पड़ेगा। तो ये घर गांव इस तरह से बनाते रहे हैं पूरे। तो हर एक अपने ढंग का अपना घर बनाता था, मगर उस इलाके का एक ही डिजाइन होता था, बाहर रूप से सबका अलग अलग डिजाइन नहीं होता था कि इसका मकान अलग डिजाइन का बनेगा, इसका अलग, ऐसा नहीं, सबका एक ही डिजाइन था। भले ही गरीब रहे, भले ही अमीर रहे, घर का डिजाइन एक ही रहता। घरों पे उस समय कारागिरी बहुत होती थी,
एक तो ये निर्माण के समय की जो कारागिरी है वो अलग है, बाकी हर साल जब चूना वाना होता था तो ये नक्काशी वाले लोग पूरे घर पे पेंटिंग करते थे, ड्राइंग करते, जो तुमको अभी राजस्थान में दिखाई दे जाता है। बाकी तो और जगह नहीं है, राजस्थान में तो दिखाई दे जाता है। तो बहुत सारी चीजें हमको सीधा बनाना पड़ता है, मगर उसके सीधेपन को खत्म करना पड़ता है। नागमोड़ी बनाना है, ये सब करना है, तुलसी वृंदावन बनाना है। तो यहाँ जो घरों में बनते थे, बाहर सिपाहियाँ बनते थे, पुलिस वाले बनते थे, कहीं उस इलाके के सिपाही बनाए जाते, कहीं आरतियों का थाल लेकर के औरतें खड़ी रहती थी। अंदर बैठक का डिजाइन अलग रहता था, सोने के कमरों का डिजाइन पूरा अलग था, उसमें कैसी कैसी पेंटिंगा बनना चाहिए, ये सब अलग अलग, ये नक्काशी वाले लोग ये पूरा काम करते थे, पेंटिंग का काम करते थे। हर घर पे चित्रकारी होती थी, ये नहीं कि इसके घर पे होगा इसके घर पे नहीं होगा की बात नहीं। घर को चूना लगाने वाला जाकर के सीधे से उनको बोलता कि घर को चूना हो गया, जाओ तुम लोग जाओ। ये अपना रंग वंग लेकर के आते थे, पूरी चित्रकारी कर जाते थे। यहाँ पर पूरी बस्ती में होता था। एक 20-25 साल पहले, जब तक हमारे एल्लप्पा ताता एगरा रहे, हर घर में पेंटिंग होती है। घरों के ऊपर के कवेलू जो छाए जाते थे, कवेलुओं का कई ढंग रहा है छाने का, ऊपर कवेलुओं के छाने के ढंग रहे। अब जहाँ 2 हिस्से में है वहाँ किनारी नहीं होती है, जहाँ किनारियाँ बनी है, किनारियों के ऊपर में बहुत अच्छे अच्छे पंछी बने होते हैं, जो हर साल में बदलना पड़ता है। कुम्हार उनके लिए बना करके रखते हैं, हर साल में वो पंछी बदलते, कई जगह मोर बनाए हुए होते थे। ये सब रहता था, जिसको हर साल 2 साल में बदलने की प्रथा थी समझो। यहाँ इस इलाके में कई जगह पर ये थे। काफी लंबा समय रह जाते हैं, मगर कवेलुओं को हर साल 2 साल में छाना पड़ता है। मगर क्या था कि जो किनारियां बनती थी जोड़ों की, उसके ऊपर के कुछ विशेष कवेलू बनते थे, जिसमें पंछी बनते थे, बंदर बनते थे, पंछी बनते थे, उसको मात्र बदलते थे। वो बदलने का एक रिवाज था, संप्रदाय था, वो कुम्हारों के मार्केट के लिए। ये तो गांव की रचना हुई है, मगर गांव की रचना में जैसा है कि तालाब बहुत महत्वशाली है। तो तालाबों के बहुत सारे ढंग थे ना। तालाब तो एक तो गांव के चारों तरफ जो तालाब बनते रहे हैं, यहाँ गोलसू चेरुल बोले हैं। जैसे तालाब की एक जंजीर होती है, चेन होती है पूरी, तो जैसे यहाँ भी पूरा एक जंजीर जैसा था। तो एक छोटा तालाब है, उसके बाद का तालाब उससे बड़ा, उसके बाद का उससे बड़ा, उसके बाद का उससे बड़ा, इस तरह से आखिर में एक बहुत बड़ा तालाब होता था। तो बात यह है कि बरसात में जो पहली मिट्टी आती है वो छोटे तालाब में रुक जाती है, उसके बाद जो बची हुई मिट्टी है वो उससे बड़े तालाब में, जो उसके बहुत बाद में वो भरता था, बहुत बाद में वो भरता था वो तालाब, उसके बाद में वो। तो इस तरह से आखिरी जो बड़ा तालाब है उसमें कभी मिट्टी नहीं भरती, और छोटे तालाब को आसानी से खाली कर लिया जा सकती है। हाँ, बड़े तालाब की मिट्टी नहीं निकालना असंभव रहता है, इसलिए ऐसी पद्धति से तालाब बना कि बड़े तालाब में मिट्टी जाए ही ना। तो उस हिसाब से वो तालाबों का एक प्रमाण दूरियां कायम करते थे पूरी। तो ऐसे एक तालाब, मगर उसमें कुछ तालाब जैसे रहे हैं कि कुछ तालाब तो स्नान करने के लिए रखे जाते थे, कुछ पीने के पानी के लिए रखे जाते थे, कुछ शौच करने के लिए रखे जाते थे। पीतुर लकुंटा वेरे मुकुंडे, कि जिस इलाके में जाकर के लोग शौच करें, वहां पे वो पानी फिर दूसरे इस्तेमाल में नहीं लिया जाता था। और पीने के तालाब के पीने का पानी लेने के तालाब होते थे, नहाने धोने के तालाब होते थे पूरे। मगर एक था कि जो तालाबों की जो कड़ी बनती थी, तो ये तालाबों के ऊपर साल में एक प्रोग्राम कायम था, हर तालाब का कुछ ना कुछ कार्यक्रम उसका होता ही था साल में एक। कुछ सालों के बाद फिर नंबर आता था उसका, तालाब की पूजाएं होती थी। तालाब बनाने का अपना वास्तु विधान है, तालाब और कुएं बनाने का वो भी एक वास्तु पद्धति है कि कैसे तालाब होना चाहिए, कैसे कुएं होना चाहिए। कुएं तो कई तरह के, यहाँ हम हमारे देखने में 3 तरह के कुएं रहे। एक तो बहुत छोटा कुआं जो बड़ी मुश्किल से 2.5-3 फीट चौड़ा होता था, और एक जो कुआं है जिसको 12 नूती बोलते थे,
जो 60 हाथ लंबा 60 हाथ चौड़ा होता, इतने बड़े बड़े तालाब जिसपे 4-4 मोट चलते थे, मोटर बुक के ना। और फिर कुछ ये होते थे कुएं जो सामूहिक कुएं होते थे, वो कई बार चौकोन बने हैं, गोल भी बने हैं। यहाँ चौकोन ज्यादा कुएं, चौकोन कुएं थे जो सामूहिक कुएं हैं। हर महल्ले का अपना अपना कुआं रहा है। यहाँ का पानी पेमर कुछ पानी खास पानी होता था जिसको पीने के लिए इस्तेमाल के, ये दाल वाल गलने के लिए जो पानी होता था वो बहुत कम कुएं होते थे, तो वहां से लोग पानी ला लेते दाल वाल गलाने के लिए। अब ये जैसे ये इनके साइज बड़े अलग अलग थे। कुछ कुएं तो इतने बड़े बड़े कुएं थे, तुम लोग कभी उटनूर में देखे कुआं, गढ़ी में देखे? उसके अंदर कमरे बने हुए, मंडप बने हुए गढ़ी के अंदर। हाँ। तो उसमें कमरे बने थे और अंदर बैठ करके बैठक होती है। तो वो कुएं ऐसे होते थे जिसमें संगीत सभाएं चलती, संगीत सभाएं चले जैसे कुएं बनाए गए थे। आवाज जो गूंजना है, माइक तो नहीं था, तो उसका ऐसा बनाया जाता था कि उसमें आवाज गूंजती थी। उसके लिए कुओं के अंदर संगीत, एक ही प्रकार की चीज। हाँ, बावड़ी कुआं सब एक ही प्रकार का। हमारे ये बड़े बड़े जो कुएं बनते थे जिसमें मंडप बने हुए होते थे, कमरे बने हुए होते थे, संगीत सभाएं चलती थी, ऐसे बहुत होते हैं। अभी हमको उटनूर में दिखाई दे जाता है, हैदराबाद में तो बहुत थे। हैदराबाद में तो 350 तालाब थे एक शहर में, और इतने बड़े बड़े कुएं थे। उस बाग का कुआं, इस बाग का कुआं, ये बाग, बड़े बड़े बाग थे पूरे, उसमें बड़े बड़े कुएं थे जिसमें संगीत सभाएं चलती, साधना, गाने वालों की साधना करने के लिए वो काम में आते थे कुएं। 4 मोट, 1 मोट, 4 मोट ही चलते, सो हम लोग देखे हैं इतने बड़े बड़े कुएं। और आदिलाबाद में यहाँ 16 तालाब और 60 कुएं, 60 बावड़ियां यहाँ। हर एक गांव में ये कम से कम 3 होना है, कम से कम 3 है, ज्यादा 12 का रहा है विधान। तो वो तालाब कैसे बनते थे, ये एक अपना एक विधान था पूरा। गांव के लोग तालाब बनाने का विधान था पूरा कि कैसे लोग तालाब बना लेते थे अपना। तालाब बनाने वाली जातियां थी कुछ, तेंगोल, कोली, ये तालाब बनाने वाले थे। गोंड तालाब बनाने वाले थे। नामधारी ब्राह्मण तालाब बनाने वाले थे। कुछ वड्डरों की जातियां हैं, वोड जाति के लोग हैं, वो तालाब बनाने वाले थे। ऐसी बहुत जातियां हैं जिनके पास पूरे तालाब की इंजीनियरिंग है, तालाब कैसे बनाना है। वो गोंड बहुत तालाब बनाते, गोंडों को तालाब बनाने की टेक्निक मालूम थी। क्योंकि होशंगाबाद का जो तालाब गोंड बनाए हुए थे, जिसको जब तोड़ा गया तो 3 साल उसका पानी बहा और 30 साल तक वो जमीन घट हुई। इतने बड़े बड़े तालाब, यानी वो तालाब बनाने की जो इंजीनियरिंग थी पूरी, ये कोली लोग जो है, कोली लोग बहुत अच्छा तालाब बनाना जानते थे। इनको बुलावा दिया जाता था जब गांव में तालाब बनाना है। कोली लोग कौन होते हैं? कोली ये मध्य प्रदेश की जाति है, यहाँ कोली माने जाते हैं। मुत्तुरासी भी बोलते हैं, तेंगोलू भी बोलते हैं इनको। तो ये काफी लोगों का बोलना है कि ये मध्य प्रदेश से तालाब बनाते हुए इस इलाके में आ गए और फिर वो यहीं बस गए। तालाब बनाने के बाद तालाब के नीचे की जमीन इनको इनाम में दे दी जाती थी, दान में दी जाती थी। तो कुछ परिवार वहां रह जाते थे। तो तालाब बनने के बाद में क्या होता था कि जैसे तालाब जैसे बनाना है, तो एक गांव को तालाब बनाना है, तो पहले क्या होता था कि गांव में हर 12 साल में एक बार देखा जाता। जब गांव का अनाज बढ़ जाता, सब में बंटने के बाद पूरे गांव को एक हिस्सा अनाज गांव के लिए देना पड़ता था। अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के लिए देना पड़ता था, जो विकलांगों के लिए, वैद्यों के लिए, विधवाओं के लिए, विद्वानों के लिए रखा जाता। वो अनाज पूरा, धान्य पूरा। जैसे विकलांग है कोई, उसको ही नहीं है, गाँव की है। और उसके बाद कोई विधवा है, बुजुर्ग औरत है, तो उसकी व्यवस्था गांव करना पड़ता है। कोई विद्वान है, संगीतकार है, कोई हरि कथा बोलने के लिए आया है, या कोई संगीत, कोई साहित्य लिख रहा है, तो उनकी सारी व्यवस्था गांव करता है। गांव की ओर से उनकी व्यवस्था होना है। गांव के वैद्य, सांप पकड़ने वाला है,
ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको किसी भी टाइम दौड़ना पड़ता है। वो अगर कहीं मजदूरी कर रहा है या काम पे गया हुआ है, वो छोड़ नहीं रहा है उसका, तो उसका ऐसा नहीं होगा। उसकी व्यवस्था गांव करना है, क्योंकि उसको किसी भी समय पे दौड़ना पड़ेगा वैद्यपुर, इसलिए उसकी व्यवस्था भी गांव करना। तो ये व्यवस्था होने के बाद ये लोग क्या करते थे कि जो अनाज बचा हुआ है वो देखते थे कि अभी हमारे पास कितना अनाज बचा हुआ है। तो वो अनाज या तो 12 साल में एक बार किसी कुंभ के मेले में भेज दिया जाता, कुछ गांव में नहीं करना है तो कुंभ में चले जाता था, या गांव में तालाब बनाना है या कुछ करना है तो उसके उपयोग में लाया जाता था। तो जैसे तालाब बनाना है तो देखते थे कि 3000 लोग 3 महीने खा करके काम कर सकते हैं, इतना अनाज अभी हमारे पास है। तो आसपास के पूरे गांव के लोगों को बुलावा देते थे और ये सब आकर के तालाब का काम करते थे। तो भाई उनके गांव के लिए बनेगा तो ये भी जाएंगे, तो वो सारे लोग भी आ जाते थे। तो यहाँ खाना वाना पकता, 2-3 महीने सब लोग तालाब बनाते थे। तो उसमें ये लोगों को बुलावा दिया जाता था, जैसे चेनगोल्डू है या नामधारी ब्राह्मण है या और है, जो उसकी पूरी इंजीनियरिंग जानते थे कि कैसे कैसे बनना चाहिए, कैसे इसको खूनी बोलते हैं ना, ये तालाब में रखना होता है। जब पानी आता है तो उसको डायरेक्ट मार के नहीं ले जाना है, उसको रोकने के लिए ये खूनी वानी सब बनाई जाती है उसमें, तो एक पद्धति से पूरा। तो ये तालाब पूरा बनने के बाद उस पर देवताओं को कायम किया जाता है कि कितना पानी आने से क्या होगा, कितना पानी आने से क्या होगा, और ये देवता अगर पूरा डूब जाएगा तो गांव डूब जाएगा, तो उस समय क्या करना है, ये सब उसमें तय किया जाता था, पूरा प्रमाण अच्छे से। तो ये सब तालाब बनाने के बाद जब पहली बारिश गिरती थी, 1 महीने का बहुत बड़ा मेला लगता था उसके ऊपर। सारे आसपास के गांव के लोग, ये लोग सब बांस हाथ में लेके, पैर में घुंघरुआ बांध करके 24 घंटे उस तालाब की प्रदक्षिणा करते थे। चूहे छेदा कर दिए हैं, वो बंद करते हुए, नाचते कूदते हुए उसकी प्रदक्षिणा करना है। पानी बरसातों में पानी आता था, जैसे से पानी आ रहा है उसके किनारे किनारे ये ऊपर तक आते थे, तो पूरी मट्टी वट्टी कुचले जाती थी। हजारों लोग उसकी प्रदक्षिणा करते थे पूरा। जब पूरा तालाब भर जाता, भरने के बाद उसकी पूजा होती, बड़ी तकड़ी पूजा, यज्ञ वगैरह सब कर करा के पूजा करके, तो उसमें किसी घर का कछुआ है देवता, किसी घर का खेकड़ा है, किसी का मछली है, ऐसे जलचर जिनके घर के देवता है वो चीज़ों को सोने से श्रृंगार करके अलंकार करके पानी में छोड़ते। और उसके बाद पानी आने का जो रास्ता होता, वो रास्ते पे ये लोग निर्मली के झाड़ लगाते थे, जिसका एक बीज पानी घड़े में पानी में डाल देते हैं तो पानी शुद्ध होता है। अपने जंगल में बहुत मवाला के जहाँ पानी आता है ना, उधर बाजू में बहुत झाड़ लगे हुए, अभी तो काट दिए हैं लोग ने, तो वहाँ बहुत झाड़ थे निर्मली के, चिल्ली गिंजा कुछ बोलते हैं उसको, वहाँ वो पौधे लगाते थे झाड़ पूरे। और तालाब के कट्टे पर सेंधी के झाड़ लगाते थे, तो ये सेंधी के झाड़ बहुत मजबूती से मट्टी को पकड़ के रहते हैं। ये पुराने तालाबों में सेंधी के झाड़ नजर आएंगे, देखो तुम मगा ఈత చెట్లు, तो वो बांध पे लगाए जाते थे। तो उसके बाद उसके नियम बनते थे, नियम कानून तालाब के ये थे कि तालाब से 500 गज दूर ही विष्ठा विसर्जन करना है, मूत्र विसर्जन करना है, कम से कम 500 गज दूर, उसके भीतर नहीं करना है। और तालाब से जहाँ पानी छोड़ा जाता है खेतों में, तो ये तालाब पूरा बनने के बाद नीरेठी लोगों को दे दिया जाता था। नीरेठी माला समाज के लोग हैं, उसकी निगरानी में ये देते थे। वो तय करता था कि तालाब के नीचे की जो धनबड़ियाँ है, किसमें किस वैरायटी का धान डालना है, ये नीरेठी तय करता था, इन्हों तय करता था पूरा, कि एक तरफ इधर बहुत ज़्यादा पानी जाता है, इधर बहुत ज़्यादा पानी जाता है, तो इसके बीच में जो धान डालना है वो जो कम पानी से हो जाए, ऐसा धान उसके बीच में डालना है। तो वो बीज वो तय करता था हर साल कि कहाँ किस खेत में क्या बीज डालना है, ये नीरेठी के अंदर में रहता था, वो पानी छोड़ने वाला था। तो उसमें क्या करते थे कि आज अगर आपके खेत में पानी जाने वाला है, जितने लोगों के खेत में पानी जाने वाला है आज, उतने लोगों का ये धर्म होता था
कि अपने घर के पूरे जानवर ला करके, पशु ला करके, वो जो पानी जाने का जो तुम होता था रास्ता, वहां छोड़ देना है। पूरे तालाब में उसको घुमाते थे जानवरों को। खूब घुमाने के बाद पूरा पानी मटमैला हो जाता था, उसके बाद इन्हें पानी छोड़ता था। तो बहुत वो मटमैली मट्टी निकल जाती है, दांतों ना बुर्दा मोतन के मोतन कोटकोने होते हैं, पूरे खेतों में मट्टी पहुंच जाती थी। तो रोज का ये काम था, इसलिए तालाब में मिट्टी कभी इकट्ठा नहीं होती थी। तालाब में मिट्टी इकट्ठा नहीं होती थी। तो फिर साल में एक बार तालाब की अपनी प्रदक्षिणा है, पूजा है। तो अब उस पूजा में पद्धति ये रहती थी कि उस तालाब में जो स्नान कर रहा है उसको पहले 5 पिंड मिट्टी निकाल के बाहर रखना है, उसके बाद वो स्नान करना है। तालाब में 1000 लोग अगर उसमें स्नान करेंगे तो 5000 पिंड मिट्टी बाहर निकल रही है। बस इससे ज्यादा और क्या समझना चाहिए। तो वो तालाबों में कीचड़ कभी होता नहीं था, कीचड़ और कीड़ा कभी पैदा नहीं हो सकता है। तो ये निरंतर ये चलते रहता था। तो इस तरह तालाब को काफी व्यवस्थित रखा गया था। अंग्रेजों के समय ये तालाब फिर लोगों से खींच करके R&B डिपार्टमेंट को दे दिए। फिर उसके बाद कोई 27 बार शायद कई डिपार्टमेंट बदले गए हैं, उसमें सारे तालाब नाश हो गए, जमीनें बना ली। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जब तालाब रहे तो जमीन, और लोग भूल गए कि ये हमारे तालाब है। इस इलाके में गोंड आने के बाद, चंद्रपुर छोड़ के गोंड राज परिवार जब इधर आया तो हर 20 किलोमीटर के ऊपर में एक छोटी छोटी गड़ी बनाया है। हर गड़ी के साथ 10 तालाब बनाए हैं वो लोग। अब ये पोचमपल्ली है, छोटी गड़ी है वहाँ, मगर उसके साथ 10 तालाब है। उसके 20 किलोमीटर के बाद उखनूर में 10 तालाब है। ये सब तो ये लोग छोटी छोटी गड़ियां बना करके बहुत तालाब बना लिए थे। ये अपनी पूरी व्यवस्था कर लिए थे। मालूम नहीं इतनी जबरदस्त व्यवस्था करने वाले लोग फिर ट्रैवल कैसा बन गए मालूम नहीं ना। आओ ये भी अपने आप को ट्रैवल मान रहे हैं, जबकि ये पूरी अपनी व्यवस्था कर लिया है। 10-10 तालाब थे एक गड़ी के साथ में। कोचमपल्ली के पूरे 10 तालाब दिखाई देते हैं। उखनूर के तो काफी गायब हो गए लगता है। तो छोटी छोटी गड़ियां बना लिए, 10-10 तालाब बना लिए, आराम से बड़ी मस्ती से जिए थे ये लोग। तो ये तालाब जैसे है कि तालाब तो नीरेटी के अंदर होता था, मगर तालाब की जो फसलें हैं, जल की जो फसलें हैं, इसकी खेती करने वाले लोग अलग। सिंगाड़ा, पालागड्डा, कमलाक्ष, दूशाडलू, ये सब तालाबों में होते थे। इसकी खेती की जाती थी। और ये खेती करने वाला समाज था भोई, मछुआरा। हर तालाब में ये सारी चीजें पैदा करते थे। बहुत सिंगाड़ा होता था तालाब में, मछली, और फिर चावल होते थे, कई वैरायटी चावल होते थे। वो चावल तालाब के अंदर होते थे, अपने आप पैदा होते थे। वो उपवासों में खाने के काम के चावल थे। दूशाडलू, कमलाक्ष बहुत होता था, पालागड्डा करके एक और होता था। ये सब तालाब की फसलें मानी जाती थी जो पैदा की जाती थी। पैदा करना, बनाना, उसकी सुरक्षा, फिर उसका फायदा लेना, ये हमारे लोग बहुत अच्छा जानते हैं। खूब अच्छा उसका निर्माण करना है, उसको सुरक्षित रखना है, और उसका हर तरह से लाभ उठाना है, नाश नहीं करना है। उसके लिए काफी सुंदर अपने पास में पद्धतियां बनी हुई थी। कभी कभी काफी गड़बड़ होते रही है। महाभारत में इसका काफी अच्छा एक वर्णन आता है तालाबों के बारे में। जब भीम ये पांडव वनवास में जा रहे थे तो उस समय बहुत प्यास लगी, तो भीम पानी लाने गया तो एक बहुत सुंदर जलाशय देखा, तालाब देखा। तालाब देख के क्या किया कि देखा इधर उधर कोई नहीं है, उसमें छलांग लगा दिया। छलांग लगा के खूब नहाने लगा, मस्ती मारने लगा। जंगल के बीच में कोई भी नहीं है, देख करके कूद गया। पता लगा तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा उसको बुला के बोलता है
कि तू दिखने में राजपुत्र दिखाई दे रहा है, राजवंश का दिखाई दे रहा है, और तेरे को इतना भी नहीं मालूम है कि तालाब के साथ क्या व्यवहार है, हमारे पास कैसे व्यवहार किया जाता है। तू एकदम तालाब के बीच में आके छलांग लगाया है और इतना सब मस्ती मार रहा है इसके अंदर, जो ये नहीं होना चाहिए, अनुचित है। तो तालाब के नियम वो बताया है कि इस तालाब से तुमको कितना दूर पानी ले जाके हाथ पैर धोना है, हाँ, और तुम इसमें छलांग लगा दी। तो बर्बरिक तालाब के बहुत सारे नियम बताता है उसमें, कैसे कैसे रहना है तालाब के साथ। तो भीम नहीं मानता है तो फिर पत्थर से मारना चालू करता है उसको, पत्थर से मारना चालू करता है। भीम बाहर आके फिर एक झापड़ मारता है, पकड़ लेता है इसके इसके, दोनों की लड़ाई होती है। तो ये बर्बरिक भीम को उठा के दौड़ा था, चल तेरे को समुद्र में फेंकता हूँ इसके ऐसी। तो जब आकाशवाणी हुई, अरे ये तेरा दादा है निसाता वीड़ू, तो नीचे पटक के पाँव खाता है, मेरा दादा है, पहले बोलना नहीं। हाँ, वो घटोत्कच का बेटा था वो, हाँ, बर्बरिक सिंह। तो तालाब के बारे में बहुत बताया है। रामचरितमानस में बार बार ये आता है कि राम के समय जो तालाब थे, तालाबों में कीचड़ और कीड़ा कभी नहीं था। राम राज्य की खास बात ये थी कि किसी तालाब में कीचड़ और कीड़ा कभी नहीं था वहां पर। इतनी सुंदर वो तालाबों की व्यवस्था करके रखते थे। बहुत सुंदर तालाबों की व्यवस्था रामचरितमानस में भी आता है कि कैसे कैसे तालाब बने हुए थे, क्या क्या था। पूरा रामायण में भी कैसे तालाबों का निर्माण किया गया था, उसको कैसे व्यवस्थित रखा जाता था। तो जब तक गांव और गांव की संपत्ति स्वतंत्र थी, तो हमारे पास तो ये सारी चीजें काफी व्यवस्थित रखी गई थी, बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्थित रखे कि पहले गांव और गांव की संपत्ति स्वतंत्र थी। 1960 तक पुरी के आसपास ऐसे ही रहा। 1960 तक समष्टि व्यवसाय था वहां पे। ये अपनी गवर्नमेंट फिर वो खत्म कर दी उस समष्टि व्यवसाय को। गांव और गांव की संपत्ति स्वतंत्र है। वो गांव की जो संपत्ति है, गांव ही उसका मालिक होता था और उसको इस्तेमाल करने का ढंग वो जानता, कैसे कर लेना है, क्या क्या कर लेना है, तो वो जानता था पूरा। इसलिए वो अपने पास में कितने तालाब चाहिए, कितना क्या चाहिए, ये बड़े अच्छे से वो लोग कर लेते थे। समष्टि व्यवसाय थी, सब सामूहिक रूप से खेती करते थे, पट्टेदार कोई नहीं होता था। तो ये खेती करने का जो ढंग था इनका गांव का, कि वो लोग बहुत बड़ी जमीन गायरान के नाम पे छोड़ी जाती थी, गौठान के नाम पर गायरान, जिसमें हजारों गायें चरती थी, खड़े रहती थी। तो 12 साल के बाद में ये गायरान को खेत बनाते थे, खेतों को गायरान बनाते थे। जो गायों के लिए जमीन छोड़ी जाती थी उसको फिर उस पर खेती करते थे 12 साल के बाद में, और जो खेत होते थे उसको गायरान बना दिया जाता था। इस तरह से इतना मर मर के भाग के खाद डालने की भी जरूरत नहीं होती थी वो लोगों को, वो सहज जमीन को उपजाऊ बनाते थे। पहले हमारे पास समष्टि व्यवसाय रहा, पट्टेदार कोई नहीं था, जमीन गांव की होती थी, व्यक्तिगत गांव की जमीन। तो देखिए अंग्रेज लोग आकर के, वो धर्मपाल जी के पास डॉक्यूमेंट्स है पूरे, उसमें है। तो अंग्रेज लोग आकर के क्या किए कि अंग्रेज लोग नौकर रखे, नौकरों को जो तनख्वाह देना था वो पक्की तनख्वाह थी, मगर यहाँ पे जो रेवेन्यू वसूल होता था वो पक्का नहीं था। यहाँ 6%, 12% ऐसे था। 100 थैले अनाज हुआ तो 6 थैले देना है राजा को अनाज, 50 हुआ तो 3 थैले दे देंगे, 25 हुआ तो 1.5 थैला दे देंगे। यहाँ रेवेन्यू समान नहीं था, कभी बढ़ता और घटता था। मगर ये अंग्रेज लोग जिनको तनख्वाहें देते थे, सिपाहियों वफाइयों को जो तनख्वाह दे वो पक्की थी। तो ये लोग देखे कि ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है, हर साल बेटा अनाज ऊपर नीचे इकट्ठा होता है। तो ये लोग जाके गांव में जब पूछे कि जमीन किसकी है, तो हर कोई ये बोलता था कि गांव की जमीन है। तो ये लोग एक चीज कर दिए कि जो जमीन किसी की नहीं है वो सरकारी। तो काफी लोग दौड़ दौड़ के फिर अपने नाम पे जमीन करवाए, पट्टे करवाए। तो पट्टे जब होने के बाद ये लोग क्या किए कि जमीनों पे टैक्स नहीं, ये लोग कुछ एक 12 साल का एक एवरेज निकाले कि 1 एकड़ में कितना पैदा होता है साल भर में, साल भर कितना ये है, कुछ ऐसा निकाल के उस हिसाब से एकड़ के ऊपर में ये लोग किराया वसूल किए, टैक्स भी नहीं, किराया लगाए।
कि 1 एकड़ के लिए इतना देना होगा। तो उस समय पे ये जमीना पूरी गई लोग पट्टेदार हो गए। गांव की जमीन खत्म होकर के लोग पट्टेदार हो गए। 1836 में आया था वो जी, ये 1836 में कुछ ये हुआ है। लैंड टाइटल है। हाँ वही 1777 में शायद ये लोग मार्केट को तोड़े हैं, यहाँ के मार्केट की व्यवस्था। तो 1836 में ये किया। 1836 में क्यों किए ये लोग? क्योंकि 1802 से लेके 1823 तक जो सर्वे चला स्कूलों पर, तो यहाँ जो स्कूल जो चलते थे, बहुत स्कूल चलते थे ना, तो हर गांव में बहुत स्कूल चलते थे। तो ये लोग देखे कि स्कूल कैसे चलते हैं, तो स्कूल गांव चलाता है। तो गांव कैसे चलाता है स्कूल? तो गांव जो है कि गांव 3 व्यवस्थाएं चलाता था, स्कूल, धर्मशालाएं और देवालय, ये गांव की ओर से चलते थे। तो ये लोग देखिए कि गांव कैसा था। गांव में समष्टि व्यवसाय है, पूरी जिम्मेदारी गांव की होती है, कोई व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ये लोग ये किए कि जमीनें ही खत्म कर दो गांव की। तो जब वो सबको पट्टेदार बना दिए, तो फिर ये 3 व्यवस्थाएं टूटी। कौन देवालय को देना, कौन स्कूल को देना, सत्रम कौन चलाना, ये 3 व्यवस्थाएं जो है